Dear friends and students, good morning, very good morning. कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक यूनिट शुरू कर रहे हैं मोनोपोली, जिसकी एक स्लाइड हम पहले पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने एकाधिकार की परिभाषाएं, एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार कैसे उत्पन्न होता है, इन चीज़ों का अध्ययन किया था। आज मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर, पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत उत्पादन निर्धारण अल्पकाल में, कीमत उत्पादन निर्धारण दीर्घकाल में कैसे कैसे होता है। इसी प्रकार से कीमत विभेद, एकाधिकार के अंतर्गत पूर्ति वक्र, कीमत विभेद की विभिन्न श्रेणियां, प्रकार और कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण, इनका अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। आज के हम शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम आज हम अध्ययन करेंगे एकाधिकार के अंतर्गत कीमत उत्पादन निर्धारण का। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जैसे कि हम प्रारंभ में पढ़ चुके हैं कीमत उत्पादन का निर्धारण, इसी प्रकार से एकाधिकार के अंतर्गत भी हम कीमत उत्पादन का निर्धारण दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, कुल आगम और कुल लागत पद्धति के अनुसार। इसमें हम देखते हैं कुल लागत और कुल आगम वक्र के द्वारा, जहां पर फर्म को सर्वाधिक लाभ होता है, क्योंकि फर्म रेशनल बिहेवियर करती है, तो जहां पर सर्वाधिक लाभ होगा फर्म वहां साम्य में होगी। इसी प्रकार आधुनिक मत के अनुसार सीमांत लागत व सीमांत आगम वक्र के द्वारा, जहां पर एमसी कारो और एम आर कारो एक दूसरे के बराबर होंगे, सीमांत आगम और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर होंगे, या सीमांत लागत वक्र और सीमांत आगम एक दूसरे को काटेंगे, उस बिंदु पर संतुलन होगा और उसके अनुसार कीमत और उत्पादन मात्रा का निर्धारण हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं पुनः एक बार बता दूं, विशेषताओं में हम वैसे अध्ययन कर चुके हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत चूंकि एकाधिकारी का वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। पुनः, वस्तु की कीमत और वस्तु की उत्पत्ति मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन एकाधिकारी वस्तु की कीमत और उत्पादन मात्रा या उत्पत्ति या पूर्ति मात्रा दोनों का निर्धारण कर सकता है, लेकिन किसी समय विशेष पर एकाधिकारी या तो वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है या वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करता है। लाभ को अधिकतम करने के लिए ये लाभदायक स्थिति होगी कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण करे, या अधिकांशतः एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं और
वस्तु की पूर्ति को बाजार में मांग के अनुरूप निर्धारित होने के लिए छोड़ देते हैं। तो कीमत निर्धारण के लिए हम आज यह अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कीमत उत्पादन निर्धारण होता है। यदि हम इसको दो भागों में विभाजित कर लें, अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म या एकाधिकारी उद्योग, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो यहां पर हम अध्ययन करेंगे आधुनिक मत के अनुसार या एमसी और एमआर कर्व के अनुसार। एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में मोनोपोलिस्ट को तीन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, या असामान्य लाभ की स्थिति, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। पहले अध्ययन करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ की स्थिति। इसके अंतर्गत प्रस्तुत रेखा चित्र में जैसा कि दर्शाया गया है, हम देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है वो AR या औसत आगम वक्र, उसी के अनुरूप ये पिंक लाइन जो है वो MR या सीमांत आगम। ये हमारा जो डार्क पिंक है MC कर्व है, सीमांत लागत कर्व है। जो MR कर्व को अभी हमने कहा था कि दोनों का इंटरेक्शन E बिंदु पर होता है, जहां MC = MR होता है, संतुलन की शर्त है। और यहां पर देखें तो उत्पादन मात्रा OM और कीमत OC या MA निर्धारित हो जाती है। यदि हम इस कीमत पर औसत लागत की तुलना करें तो हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर का वक्र है ये औसत लागत वक्र है, अर्थात उत्पादन मात्रा OM पर औसत आगम या कीमत MA है, जबकि औसत लागत MB है, अर्थात प्रति इकाई AB के बराबर लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और कुल असामान्य लाभ ABDC या CABD ये प्राप्त हो रहे हैं। ये असामान्य लाभ की स्थिति है। ABCD फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं कि जब कीमत और औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है तो फर्म असामान्य लाभ की स्थिति में होती है। ये नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ की स्थिति है। इसमें कीमत या औसत आगम AR औसत लागत के बराबर होता है। संतुलन MC = MR E बिंदु पर उत्पादन मात्रा OM, कीमत OP और MA। आप इसमें देख सकते हैं कि औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर हैं, या कीमत और औसत लागत दोनों बराबर हैं, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ये इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि जब AC = AR और प्राइस बराबर होते हैं तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात औसत लागत में सामान्य लाभ सम्मिलित होते हैं। क्योंकि कीमत एग्जैक्ट औसत लागत के बराबर है, फिर भी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अतः एक क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य लाभ इनमें से किसके बराबर होंगे, तो फर्म औसत लागत के बराबर सामान्य लाभ होते हैं, औसत लागत में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें हम लॉसेज और उसमें भी मिनिमम लॉसेज, संतुलन की बात करें तो MR और MC वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। उत्पादन मात्रा OM और प्राइस OP। अब हमें देखना है कि औसत लागत वक्र कहाँ है। ग्रीन रंग का जो वक्र दिखाई दे रहा है ये औसत लागत वक्र है, अर्थात उत्पादन मात्रा OM पर, जो उत्पादन मात्रा निर्धारित हुई है, इस उत्पादन मात्रा पर औसत लागत MN के बराबर है। औसत लागत MN है, जबकि कीमत OP1 और MA के बराबर है, अर्थात औसत आगम और कीमत औसत लागत से कम है। फलस्वरूप फर्म हानि की स्थिति में है और प्रति इकाई हानि AN के बराबर है,
और जो कुल हानि है वो ANP-P1 के बराबर है। आप देख सकते हैं पुनः औसत जो उत्पादन मात्रा OM है, कीमत OP1 है, औसत आगम OP1 और MA के बराबर है, औसत लागत MN के बराबर है, प्रति इकाई हानि AN के बराबर है और कुल हानि जो उत्पादन मात्रा में हम गुणा कर दें तो ANP-P1 के बराबर कुल हानि है। अब ये हानि मिनिमम कैसे हो सकती है, या क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्म अल्पकाल के अंतर्गत भी हानि क्यों सहन करे, कब तक हानि सहन कर सकती है। तो इसका आंसर इस जो ये ब्लू कलर का वक्र है ABC, औसत परिवर्तनशील लागतें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के द्वारा हमें मिलता है कि जब कीमत कम से कम इतनी हो कि औसत परिवर्तनशील लागतें निकल आए, अर्थात औसत आगम या कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हैं, तब तक फर्म उत्पादन कार्य जारी रखेगी, क्योंकि अल्पकाल में वैसे भी AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं निकलती है, उत्पादन की मात्रा से उसका कोई संबंध भी नहीं होता है। अर्थात फिक्स कॉस्ट का मतलब नहीं होता है, अब AFC का तो होता है। तो AFC का नुकसान तो हमें तब भी होगा, अर्थात फर्म तब तक उत्पादन कार्य जारी रखेगी जब तक वस्तु की कीमत या औसत आगम औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर है। प्रस्तुत चित्र में हम देख सकते हैं कि कीमत या औसत आगम MA के बराबर है और औसत परिवर्तनशील लागतें भी MA के बराबर है, अर्थात फर्म अल्पकाल में हानि सहन कर सकती है क्योंकि उसकी औसत परिवर्तनशील लागतें कीमत के द्वारा निकल रही। ये हम बात करते हैं दीर्घकाल में कीमत निर्धारण। दीर्घकाल में इतना समय होता है कि फर्म अपनी लागत स्थितियों में, उत्पादन स्थितियों में परिवर्तन कर सकती है। आप इसमें देख सकते हैं संतुलन की शर्त वही रहेगी ई बिंदु पर, जहां MC=MR वक्र होता है और ई बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को, उत्पादन मात्रा OM निर्धारित हो जाती है और कीमत MA के बराबर है। आप देख सकते हैं इसमें ये ON के बराबर है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि लागत की स्थिति क्या है। हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है ये औसत लागत को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात इस उत्पादन मात्रा पर OM उत्पादन मात्रा पर कीमत MA या औसत आगम MA है, जबकि औसत लागत MB है, अर्थात प्रति इकाई AB के बराबर लाभ प्राप्त होता है, M नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है या सुपर नॉर्मल प्राप्त होता है, और कुल जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो जो ये पीला भाला बाग दिखाई दे रहा है इसके बराबर होगा। कह सकते हैं NABP या PNAB के बराबर ये हमारा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्राप्त होता है। अर्थात दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत फर्म अधिकांशतः ऐसी कीमत का निर्धारण होता है जहां पर उनको असामान्य लाभ प्राप्त होता है। यह है सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म, एकाधिकार में पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र का मतलब होता है कि वह शेड्यूल जिसमें विभिन्न कीमतों पर फर्म की उत्पत्ति मात्रा का संबंध होता है, विभिन्न कीमतों पर कितनी कितनी फर्म उत्पत्ति करेगी। एकाधिकार के अंतर्गत अधिकांश विद्वानों ने यह बताया है कि एकाधिकार के अंतर्गत कोई निश्चित पूर्ति वक्र नहीं होता है, अर्थात एकाधिकार में पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति पाई जाती है। यदि हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा दोनों ही निश्चित संबंध होने से एक निश्चित पूर्ति वक्र होता है, जबकि एकाधिकार में वस्तु की कीमत और पूर्ति में पूर्ण प्रतियोगिता की भांति निश्चित संबंध नहीं होता है और इसके कारण प्रति वक्र की अनुपस्थिति मानी जाती है। एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु का एक उत्पादक एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, किंतु मांग पक्ष पर उसका कोई नियंत्रण या प्रभाव न होने से वस्तु का मूल्य एवं पूर्ति दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। जैसे कि हमने अभी अध्ययन किया था
या तो वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करेगा या वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगा। और एक ही विकल्प चुन सकता है। तो वह इसलिए अधिकांश एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कीमत निर्धारण करता है। वह क्रेताओं की मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए करता है और उसी के अनुसार अपनी पूर्ति निर्धारित कर लेता है। अर्थात वह वस्तु का मूल्य निर्धारण पूर्ति के उस बिंदु पर करता है जहां उसकी सीमांत लागत उसके सीमांत आगम के बराबर होती है। अतः मांग की लोच की भिन्नता, क्योंकि विभिन्न जो उपभोक्ता हैं उनकी मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है, इसलिए एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक ही कीमत पर अलग अलग पूर्ति मात्रा उपलब्ध कर सकता है अथवा भिन्न भिन्न कीमतों पर एक ही पूर्ति हो सकती है। दो बात होंगे इसमें, एक ही कीमत पर अलग अलग पूर्ति मात्रा उपलब्ध कर सकता है और भिन्न भिन्न कीमतों पर एक ही पूर्ति हो सकती है। इसी कारण एकाधिकार में कोई निश्चित पूर्ति वक्र नहीं होता है, अर्थात एकाधिकार में पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति होती है। तो इसमें दो बात ध्यान रखनी है कि पूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकार के अंतर्गत पूर्ति वक्र जो है वो इतना निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कीमत विभेद की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेद यदि हम सामान्य एक इसकी डेफिनेशन दें तो कीमत विभेद कहते हैं कि एक ही वस्तु या एक ही सेवा के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत वसूल करने को हम कीमत विभेद कहते हैं। अर्थात वस्तु एक सी है और उनकी अलग अलग उपभोक्ताओं से या अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत वसूल करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉक्टर की सेवाएं होती हैं या वकील की सेवाएं होती हैं या रेलवे में जनरल जो बोगी होती है और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर अलग अलग होता है। इसी प्रकार से जो बिजली की दरें होती हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, वो घरेलू उपभोग के लिए अलग होती हैं। व्यवसाय या जो आपका दुकान वगैरह जो होती हैं उनके लिए बिजली की दरें अलग होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरें अलग होती हैं, शहरी क्षेत्रों में अलग होती हैं। और तो ये एक मोनोपोली के एग्जाम्पल हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर अपनी सेवाओं के अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है। तो इसमें ये एकाधिकार के अंतर्गत एक मुख्य विशेषता होती है जिसे हम वो कहते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करने की क्रिया को हम मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली बोलते हैं। इसमें प्रोफेसर स्टिगलर ने एक डेफिनेशन दी है कि समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूल करने को मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को हम मूल्य विभेद कहते हैं। अर्थात अर्थ वही है कि अलग अलग उपभोक्ताओं से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। प्री कंडीशन है कुछ कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहली जैसे कि मार्केट कंट्रोल है। मार्केट इम्परफेक्शन होना जरूरी है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे हमने एक विशेषता पढ़ी थी कि क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण नॉलेज होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनोपोली में एक सूटेबल मार्केट है क्योंकि इसमें फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं होती है। इसी प्रकार से डिवीजन ऑफ मार्केट, मार्केट इस प्रकार से डिवाइड होना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाना संभव ना हो पाए। इसी प्रकार से डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट मार्केट्स, ये भी आवश्यक है कीमत विभेद के लिए कि जो बाजार है जिनमें या जो उपभोक्ता हैं जिनमें कीमत विभेद किया जा रहा है उनमें उस वस्तु के लिए मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए, मार्केट में अलग अलग होनी चाहिए, या उपभोक्ताओं के लिए वस्तु विशेष या सेवा विशेष की मांग की लोच अलग अलग भिन्न भिन्न होनी चाहिए, जब भी कीमत विभेद संभव हो पाता है। ये बेसिस ऑफ
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। पहला है पर्सनल में ये है कि जैसे डॉक्टर और वकील करते हैं पेइंग कैपेसिटी के अनुसार करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ नीड, आवश्यकता की तीव्रता किस प्रकार की है उसके आधार पर पर्सनल हम करते हैं। और अधिकांशतः ये उन वस्तुओं या सेवाओं की कीमत विभेद किया जाता है जिनको हम ट्रांसफरेबल, एक दूसरे को हस्तांतरित ना कर सकते हो। ज्योग्राफिकल होता है, कुछ एरिया में ऐसे होते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से पीपल डिफरेंट एरिया में करते हैं, उनकी रिक्वायर्ड जो है पेमेंट डिफरेंट प्राइसेस पर सेम प्रोडक्ट के लिए अलग कीमत वसूल कर लेते हैं। इसी प्रकार से टाइम में ये है कि जैसे कि ऑफ सीजन है, जितने भी आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग है तो उसमें ऑफ सीजन है या ब्लैक फ्राइडे है, अलग अलग कीमतें वसूल करते हैं। ब्लैक फ्राइडे में कीमतें कम रखी जाती हैं, मतलब सेम पर्सन से एक अलग अलग टाइमों पर अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। दूसरा है पर्पस ऑफ यूज, कस्टमर्स या कोई जो सेगमेंट है उनके पर्पस यूज के आधार पर भी जैसे कि मैंने बताया था डोमेस्टिक या घरेलू उपयोग के लिए बिजली की दरें अधिक होती हैं, किस उद्देश्य से यूज किए जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होती हैं बिजली की दरें, और आपकी व्यवसाय में या दुकानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए बिजली की दरें अलग अलग होती हैं। तो ये बेसिस हैं कीमत विभेद के आधार हैं, किस आधार पर कीमत विभेद किया जाता है। कुछ है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पीगू ने इनको बताया था, 3 डिग्री बताई थी। फर्स्ट डिग्री, इसे हम प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी अधिकतम क्षमता तक मूल्य वसूल किया जाता है और इसमें क्रेता को कोई भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती है। इसको जॉन रॉबिन्सन ने परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, पूर्णतः विभेद कहा था। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का विभेदीकरण, जिसमें एकाधिकारी क्रेताओं को कुछ उपभोक्ताओं की बचत छोड़ देता है, वो अलग अलग ग्रुप में बांट लेता है, और जो सबसे पेइंग कैपेसिटी के अनुसार, सबसे जो लोअर पेइंग कैपेसिटी जिसकी होती है उसके अनुसार कीमत निर्धारण करता है। ये सेकंड डिग्री का होता है, अर्थात पूर्ण क्षमता से कुछ कम मूल्य लेता है इसमें, और कुछ उपभोक्ता की बचत इसमें बचती है। तीसरा है थर्ड डिग्री या तृतीय श्रेणी का कीमत विभेदीकरण। इसके अंतर्गत एकाधिकारी अपने विक्रेताओं को उनकी मांग की लोच के अनुसार विभाजित कर लेता है और फिर कम लोचदार मांग वाले बाजार में ऊंची कीमत लेता है, और अधिक लोचदार मांग वाला जो बाजार है उसमें कम कीमत वसूल की जाती है। जिसकी मांग की लोच कम होगी उससे अधिक कीमत, और जिसकी मांग की लोच अधिक होगी वहां बाजार में कम कीमत वसूल करता है। नेक्स्ट, ये है डिग्री जो हमने पढ़ी थी अभी, वही है। इसमें एक डायग्राम दे रखे हैं, इसमें उपभोक्ता की बचत कुछ बिल्कुल नहीं बचती है, इसमें थोड़ी कम बचती है, इसमें थोड़ी और अधिक होती है। इस प्रकार ये तीनों जो डिग्री है, या हम कह सकते हैं विभेद है, मूल्य विभेद के, विभेदीकरण के, उनके अनुसार अभी हम इनको पढ़ चुके हैं। ये आपका उसी के अनुसार दिखा रखा है, उपभोक्ता की बचत कितनी बचती है तीनों में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में। ये है प्राइस आउटपुट डिसीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, या कीमत विभेद के अंतर्गत किस प्रकार से कीमत और मूल्य का, या मूल्य और कीमत पूर्ति मात्रा का निर्धारण होता है, आउटपुट का निर्धारण होता है। इसमें मूल्य विभेद की कुछ मैं थोड़ा सा शर्तों के बारे में बताना चाहूँगा, कि एक तो सबसे पहले एकाधिकारी शक्ति होनी चाहिए, उपभोक्ताओं की मांग की लोच में भिन्नता होनी चाहिए, कुछ व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ को कानूनी स्वीकृति होती है जैसे बिजली की दरें हैं या रेलवे है, वस्तु की प्रकृति और मात्रा पर भी निर्भर करता है, अलग अलग कीमत वसूल करते हैं, जैसे रेलवे है, कोयला है, पत्थर है,
उनके अनुसार बाजार की पृथकता हो, भिन्नता हो, बाजार अलग अलग हो, अर्थात वस्तु एक बाजार से दूसरे बाजार में हस्तांतरित ना हो। कभी कभी उपभोक्ताओं की गलत धारणाएं या अज्ञानता के कारण भी कीमत विभेद संभव होता है। यदि सेल ऑन ऑर्डर हो या आदेश पर विक्रय हो तो भी कीमत विभेद आसानी से होता है। उपभोक्ता के अधिमान में अंतर हो सकता है, प्रीफरेंसेस में अंतर हो सकता है, उससे कीमत विभेद किया सकता है। उपभोक्ता की बचत में भिन्नता हो सकती है, किसी वस्तु विशेष के लिए उपभोक्ता की बचत कम हो सकती है, किसी उपभोक्ता के लिए ज़्यादा हो सकती है, उसी अनुसार कीमत विभेद किया जा सकता है। और समय में अंतर हो सकता है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का उपभोग के समय अंतर कारण मूल्य भेद कर सकता है। जैसे टेलीफोन सेवा व डाक तार, दिन में कीमतें ऊंची होती हैं, रात में कीमतें नीची रखते हैं, इस प्रकार से भी होता है। तो ये अब हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण होता है। इसमें हम जो सबसे पहले चीज है कि एकाधिकारी जो कि सकल पूर्ति है उसको विभिन्न मार्कों मार्केट में किस प्रकार से डिवाइड करेगा, उसके लिए एक तो मांग की लोच अलग अलग होना है, मांग की लोच का ज्ञान होना आवश्यक है, और दोनों मार्केट में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। जिस मार्केट में मांग की लोच अधिक है वहां पर वो कीमत कम रखेगा और सप्लाई अधिक करेगा। पुनः मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि जहां हाई प्राइस इलास्टिसिटी है, मांग की लोच अत्यधिक है या मांग अधिक लोचदार है, वहां पर कीमत कम और सप्लाई अधिक होगी। इसके विपरीत जहां पर मांग की लोच कम है, लो प्राइस इलास्टिसिटी है या मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार है, वहां पर प्राइस हाई होंगे और सप्लाई जो है वो कम होगी। इसको हम तो सबसे पहले तो मांग की लोच का ज्ञान होना आवश्यक है और मांग की लोच भिन्न होनी आवश्यक है। दूसरा, विभिन्न मार्केट में कीमत निर्धारण जब करेगा तो उनकी सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जैसे कि हम ये रेखा चित्र में देख सकते हैं, ये फर्म है जो कीमत विभेद कर रही है। इस फर्म ने अपने उत्पादन को दो मार्केट में विभक्त कर लिया है, मार्केट 1, मार्केट 2। दोनों में मांग की लोच अलग अलग है। उसी के अनुरूप ये AR वक्र और MR1 MR1 मार्केट 1 के लिए और AR2 MR2 मार्केट 2 के लिए। आप देखें संतुलन कीमत इसमें MC=MR पर जहाँ पर होती है, वहाँ पर दोनों मार्केट की MR1=MR2=MR, जैसे जो फर्म का सीमांत आगम है उसके बराबर होनी चाहिए। ये एक लाइन इसी वजह से खींची गई है जहाँ पर संतुलन है, जहाँ पर MC=MR1 MR2 दोनों के बराबर है, अर्थात इसी के अनुसार साम्य स्थापित हो जाता है। आप मार्केट 1 में देख सकते हैं उत्पादन जो पूर्ति की जाएगी वो OQ1 के बराबर की जाएगी, कीमत OP1 रखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि मार्केट 2 में उत्पादन या पूर्ति जो है वो OQ2 है और कीमत OP2 है। हम देख सकते हैं जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मार्केट 1 में चूंकि मांग की लोच अपेक्षाकृत लोचदार है या अधिक लोचदार है, मोर इलास्टिक है, तो इसमें कीमत कम है और पूर्ति मात्रा अधिक है, सप्लाई अधिक है। मार्केट 2 में जहां पर मांग की लोच अपेक्षाकृत बेलोचदार है या मांग की लोच कम लोचदार है, वहां पर कीमत इसकी अपेक्षा मार्केट 1 की अपेक्षा कीमत अधिक होगी, उत्पादन मात्रा या पूर्ति मात्रा कम होगी। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत जब हम कीमत का और मात्रा का पूर्ति का निर्धारण करते हैं तो एकाधिकारी को विभिन्न मार्केट में या विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग की लोच का ज्ञान होना आवश्यक होता है और मांग की लोच की भिन्नता होना भी आवश्यक है कि मांग की लोच भिन्न भिन्न है। उसी के अनुरूप वो अपने जो उत्पादन की पूर्ति को विभिन्न मार्केट में विभाजित करेगा और कीमत वसूल करेगा। स्टूडेंट्स, ये समरी के तौर पर पुनः दिखा रखा है जो अब तक हम पढ़ के आए हैं, इसमें विशेषताएं भी हैं और किस प्रकार से मांग वक्र
या औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र होता है, किस प्रकार से संतुलन होता है, बैरियर्स होती हैं एंट्री पर, विशेषताएं जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये समरी का है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन में फर्म हायर प्राइस कहाँ लेता है, सप्लाई लेस कहाँ करता है, हम जानते हैं जहाँ मोर इलास्टिक होगी वहाँ कम प्राइस होंगे और सप्लाई अधिक होगी, जहाँ इनइलास्टिक होगी डिमांड कुछ अपेक्षाकृत तो वहाँ पर कीमतें अधिक होंगी और सप्लाई जो है वो कम होगी। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर मोनोपोली जो आपके सिलेबस में लगभग हम सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, सभी चीज़ों को टच कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई इसमें से चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है। आप 1-2 की संख्या में कॉलेज में भी आ सकते हैं, हम वहाँ भी बैठ के चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नियम ऐसे हैं कोरोना काल में कि हम क्लास में रूबरू इन चीज़ों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, फिर भी ऑनलाइन जितनी भी होगी कोशिश हम करेंगे और हम इसका पुनः अध्ययन कर सकते हैं, पुनः रिपीट कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इसको अब अच्छी तरह से बुक से भी पढ़िएगा, ये वीडियो भी देखिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।